हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 20वां मॉक टेस्ट है और ये 20वां वीडियो भी है, जिसमें कि हम लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम बेस्ड संभावित प्रश्न होगा। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, अगर आपका मैथ और रीजनिंग कमज़ोर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। ओके, मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर करने का कोशिश करें, जो कि ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 58 वर्ष था। 8 वर्ष पहले बी की आयु और 8 वर्ष बाद ए की आयु के बीच का अंतर जो है 16 वर्ष है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना होगा, यानी अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ओके, तो चलिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए ए की जो वर्तमान आयु होगी, ए की वर्तमान आयु जो होगा x होगा। ठीक है, देखिए मैं इसको दोनों तरीका से कराऊंगा, जो ट्रिक वाले भी तरीका होंगे उससे भी कराऊंगा और जो बेसिक तरीका होगा दोनों तरीका से कराऊंगा। और b की वर्तमान आयु जो है y मान लेते हैं। तो प्रश्न ने कहा क्या, ए और 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग। तो 5 वर्ष पहले मतलब कि दोनों में 5-5 घटाना होगा, यानी x माइनस 5 और y माइनस 5, और इन दोनों के आयु का योग जो है कितना है, 58 है। तो ये पहला लाइन से निकला ये चीज। तो यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करें तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5 5 10, उधर जाकर जो है माइनस में जो है वो प्लस में बदल जाएगा तो 68। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल गया, मान सकते हैं नहीं भी मानिएगा तो चलेगा। फिर कहता है 8 वर्ष बाद बी की आयु। तो 8 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगा, y प्लस 8, क्योंकि वर्तमान आयु क्या माने है ये। ठीक है, और 8 वर्ष पहले कहा था, बी की आयु में पहले बोला है ना कि बाद। ठीक है, पहले तो घटा देंगे। फिर 8 वर्ष बाद ए की आयु, 8 वर्ष बाद ए की आयु, तो ए की वर्तमान आयु कितना है, x। तो 8 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 8। और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर बोल रहा है 16 है। तो ये तो बेसिक तरीका हो जाएगा जिससे कि आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी ए की और बी की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 8, ये माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस माइनस 8 बराबर 16। तो y माइनस एक्स बराबर 8 और 8 16, माइनस में 16 उधर जाकर प्लस में बदल जाएंगे तो 16 16 कितना हो जाएगा, 32। तो कुछ स्टेप आप ऐसे भी हटा सकते हैं। तो ये इक्वेशन 2 आ गया, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन से तो आप किसी भी विधि लगाकर निकाल सकते, कोई भी तरीका लगाकर, या तो 10th में जैसे बनाते होंगे प्रतिस्थापन विलोपन जो भी है उसके हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी है सिंपल सा विधि लगा लेता हूँ। तो y माइनस एक्स बराबर कितना प्राप्त हुआ, 32। ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड। तो इन दोनों को मैं सोल्व करूँ तो आंसर क्या आएगा। तो अब देखिए, आप या तो इसमें जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, यही तो करते हैं ना। तो देखिए इसको मैं जोड़ रहा हूँ, हालांकि आप जो तरीका होगा उसको कीजिएगा। देखिए x यहाँ माइनस में, x प्लस में, तो ये x x खत्म, घट गया। y प्लस y 2y, और इधर 8 2 10, 6 3 9 1 10। तो y बराबर कितना निकल गया यहाँ से, 50।
तो आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए y का मान, तो यहाँ रख दीजिए 50 माइनस x, यानी y का मान 50 मैंने रख दिया, तो ये 32, ठीक है। तो माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 18, यही तो होगा ना। तो दोनों साइड माइनस, तो ये माइनस माइनस खत्म, तो x बराबर कितना आ गया, 18। तो अब हमसे पूछा क्या है, a की वर्तमान आयु और b की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ठीक है। तो a की वर्तमान आयु को x माने हैं, तो x का मान कितना निकला, 18। b की वर्तमान आयु को y माने हैं, y का मान कितना निकला, 50। तो यहाँ से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 9:25। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल बेसिक तरीका था। देखिए आप ही लोगों ने कमेंट किया कि आप दोनों तरीके से बताने का कोशिश कीजिए, तो चलिए मैं दोनों तरीका से यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये मेरा आंसर हो गया 9:25, ठीक है। तो आप देखिए अब इसका एक एक्स्ट्रा तरीका क्या हो सकता है कि बिना बनाए, मतलब कि कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर कैसे आंसर ला सकते हैं। देखिए 5 वर्ष पहले और बी की आयु का योग क्या बोला है, 58। तो 5 वर्ष पहले तो दोनों में 5-5 वर्ष घटा होगा, है ना, तब जाकर ये योग है। तो दोनों में 5-5 वर्ष घटने के बाद योग ना इतना था। तो अगर मैं कहूँ कि वर्तमान योग कितना होगा, तो इन दोनों में 5-5 वर्ष घटा है, तो इसलिए ये 58 है। तो ये 58 में 5-5 दोनों का 5-5 वर्ष जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 68। क्या हो जाएगा, 68। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। अब यहाँ से जैसे ही हमें योग पता चला कि वर्तमान आयु का योग 68 है, तो ये 68 ऑप्शन के योग से कटना चाहिए, ऑप्शन के योग से कटना चाहिए। तो एक बात बताइए, 9 और 25 कितना, 34। क्या 34 से 68 कटेंगे? तो आपका जवाब होगा कि हाँ कटेगा। तो फिर भी ये भी तो बोल रहा है ना, ये भी तो 34 ही होगा, तो ये भी कटेगा, तो ये भी आंसर हो सकता था। लेकिन ये दोनों आंसर नहीं हो सकता क्यों? तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कितना होगा, 18, इसका योग कितना होगा, 18, इसका योग कितना हो जाएगा, 8, 8, 88। तो ये दोनों आंसर तो होने से रह गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब देखिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर क्या कहा, बी की 8 वर्ष पहले, यानी बी की 8 वर्ष पहले और ए के 8 वर्ष बाद, ए के 8 वर्ष बाद, यानी ये प्लस 8, और इन दोनों का अंतर जो हमसे कहा था कि वह 16 है। तो एक बात बताइए, बी बड़ा है तभी तो ये छोटा वाला इसमें घट रहा है, तो ये प्लस में मान आ रहा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब यहाँ पर ए बड़ा है और यहाँ पर बी बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर ना होगा। अगर समझ पा रहे हैं तो समझने का कोशिश कीजिए, जो कि आपको कम समय में आंसर दे देगा। बात समझ रहे हैं? तो ये एक तरीका हो सकता है जिसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर कम समय में कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह से ही बनाया जाए तो बेहतर रहेगा। बेसिक तरीके से करने लगे, अभी आप देखे होंगे कि बेसिक तरीके से सॉल्व कराने में कितना लगभग 3 से 4 मिनट लग गया होगा, है ना। भले ही मैं नहीं बता रहा था किसी को, नहीं समझा रहा था, तो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग सकते थे मैं अगर खुद करता बेसिक तरीके से, तो क्योंकि उस समय में समझाना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता। बात समझ। तो चलिए अब कहता है 23/11 को इसके आवर्ती दशमलव के रूप में बदलिए। इस तरह का तो क्वेश्चन आप लोग, हालांकि ये कुछ क्वेश्चन में आंसर में मिस्टेक है। यहाँ पर वार है, क्या है, रेकरिंग है, रेकरिंग, ठीक है, इस तरह से है ऑप्शन में। ओके, तो अब इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए तो ये क्या कहा है कि 23/11, ठीक है। तो आप इसको भाग दीजिए। क्या करना है, भाग देना है। 23/23 को 11 से भाग देना है, तो भाग दीजिए 2 बार में। 22 बच गया 1, पॉइंट उतारिए, 1 0 लगाइए। 1 0 से काम चलेगा क्या? नहीं ना, तो 1 0 और बैठाइए, 1 0 इधर, 99, तो बच गया कितना, 1। फिर 1 0 से
कम नहीं चलेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो तो बैठा सकते हैं। क्या एक जीरो से कम चलेगा? नहीं ना। तो एक जीरो इधर भी बैठाइए, एक जीरो यहाँ, 1199। तो क्या कुछ देख रहे हैं? ये आगे अब जो है बढ़ते रहेगा, ये क्या होगा? आगे बढ़ते रहेगा। यानी ये जो अब आपका आंसर जो लिखना है, देखिए क्या लिखिए, 2 तो है ही, लेकिन बार बार क्या आ रहा है? 09 09 क्या आ रहा है? बार बार 09। तो अब 09 लिखिए और उस पर वार लगा दीजिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ? ये आगे तक जाते रहेगा, इसकी कोई अंत ही नहीं होगी। इसीलिए तो कहा है आवर्ती दशमलव के रूप में लिखिए, या तो इसको पॉइंट ऐसे ऐसे करके दे सकता था। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए। या तो फिर अगर ये तरीके से नहीं करना चाहते थे तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, बताते हैं क्या, ऑप्शन से ही सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन से मैंने बताया कराने के लिए कि कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? 2.09। ठीक है, तो 2.09 है, तो यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, आगे वाले जो भी संख्या हो उसको हटाइए। तो ये जो पॉइंट के पहले वो प्लस में आ जाता है, किस में आ जाता है? पॉइंट में। बचा क्या? 0.09 और इस पर बार है। ठीक है, तो इस बार यहाँ पर मतलब कि इसको हटाने का मतलब क्या होता है कि ये जो संख्या है उसको जैस का तस उतारिए, 09। बस कितने संख्या पर वार है? 2 संख्या पर, तो 99। इसको कटाएं तो कितना आ गया? 1/9। कितना आ गया? 1/9 आ गया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 1/9, और ये कितना? +2, प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा? 9 2 11/9। अच्छा, मैंने ये मिस्टेक कर दिया। देखिए घटाएंगे तो आपका क्या आएगा? 1/11 आएगा। क्या आएगा? 1/11। और प्लस का यहाँ कितना है? तो इसका मान 1/11 प्लस 1/11। ठीक है, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 11 दूनी 22 से 23/11। तो ऑप्शन से सोल्व करके ला सकते हैं, लेकिन अगर ये तो छोटा डाटा है तो भाग देकर भी ला लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बड़ा डाटा रहता तो फिर आप ऑप्शन से चेक कर सकते थे। ऑप्शन से भी जल्दी बन जाएगा, और ऑप्शन से करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को भी कहूँगा तो ऑप्शन से बन सकता है, लेकिन बेसिक तरीके से भी आराम से बनेगा। जैसे कि देखिए क्या कर रहा है, एक वर्ग की भुजा 5x - 8 है, 5x - 8 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर वर्ग की क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होता है? तो आपका जवाब होगा कि भुजा स्क्वायर, यही ना। तो भुजा कितना दिया है? 5x - 8, 5x - 8, बस इसका स्क्वायर कीजिए और आपका आंसर। ये सब इजी क्वेश्चन है। तो ये -b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, 25x स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। तो 2a के जगह पर 5x, b के जगह पर 18 नहीं 8 है, यहाँ पर क्या है? 8, उसके बाद प्लस b स्क्वायर यानी 64। तो ये जाकर आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। तो 25, 5 दूनी 10, 10 8 80x प्लस का 64, यही आपका आंसर होगा। इजी है, तो जो भी कहाँ है यहाँ पर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा वेट कीजिए। रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को मैंने लिया है। द्विघात समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल्य क्या होंगे? तो देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन और इतना छोटा डाटा हो, जरूरी नहीं है कि आप द्विघात समीकरण लगाने जाओ, आप ऑप्शन को ही रख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ आप ऑप्शन को कैसे रख सकते हैं। तो एक बार जो x का मान रखना है -1 रखना है, दूसरी बार जो x का मान रखना है 2 रखना है। तो मैंने यहाँ पर -1 रख रहा है। -1 का स्क्वायर कितना? 1 + 1 - 2 बराबर 0 यानी इसको सोल्व करने पर अगर 0 आ जाए तो मैं मानूंगा कि ये जो 1 है वह बिल्कुल सही है। तो लेकिन दोनों को चेक ना करना होगा,
क्योंकि दो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 - 2 0, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब 2 को रख कर चेक कर लेते हैं, अगर सही आंसर आ जाए तो कहेंगे कि नहीं ठीक है आंसर, ठीक है। तो अब 2 को रख लेते हैं, तो 2 को रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 + 2 - 2, तो ये तो आंसर 4 आ जाएगा इसको सोल्व करने पर। ये 2 2 कटा 4 हो गया। तो ये कभी हो सकता है कि बराबर में 0 आना चाहिए, यानी इसको सोल्व करें इधर तो क्या आना चाहिए, 0। तो ये तरीका तो नहीं, मतलब कि ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन को चेक कीजिए, 1 रखने पर आया था, तो अभी 1 को चेक नहीं करेंगे, 2 को डायरेक्ट -2 को चेक करेंगे। -2 का स्क्वायर कितना, 4, -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, प्लस का 4 आएगा। और माइनस x का मान -2 रखेंगे, प्लस माइनस माइनस -2, तो क्या ये माइनस माइनस यानी -4 हो गया, -4 में 4 जाएगा तो कितना, 0। तो ये ऑप्शन मेरा सही। तो बेसिक यहाँ पर तरीका लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर चाहें कि हाँ नहीं हमको तरीका ही लगाना है, तो फिर भाई जो आप 9th 10th में द्विघात समीकरण से बनाते थे उससे बनाइए, बेहतर है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कि समझिए क्या है, x² तो यानी यह इसको तोड़ना होता है, ये लास्ट का शुरू का और लास्ट का सेम टू सेम लिखना होता है, x² और -2, इस x को तोड़ेंगे और इसके गुणनफल के बराबर है, यानी a गुना c के बराबर होना चाहिए। अभी a क्या है, x² के जो गुणांक होंगे, x² के कुछ आगे में है क्या, नहीं ना है, तो नहीं है तो इसका मतलब 1 है। c, इस पॉइंट को हम c कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, c, तो c का मान -2, तो ये क्या आ गया, -2, क्या आ गया, -2, तो ठीक है। तो जोड़ने घटाने पर क्या पड़ना चाहिए, -2। यहाँ पर बीच में जो तोड़ेंगे x को, जोड़ने घटाने पर क्या पड़ना चाहिए, -2। तो चलिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं समझाते हैं। तो यहाँ पर जो है, मैं इसको एक बार देखिए, +2x लेता हूँ और माइनस का x लेता हूँ, अगर मैं इसको गुना करूँ तो 2 और 1 -2 हो जाएगा, है कि नहीं, इसके आगे में -1 है। देखिए दोस्तों, ये सब द्विघात समीकरण है, ये सब हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग को खुद आना चाहिए, बात समझ रहे। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, x कॉमन निकालें तो x + 2, यहाँ से फिर -1 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा, x + 2 बराबर में 0। तो ये दोनों कॉमन हो गया, तो x + 2 बराबर 0 लिखेंगे और x - 1 बराबर 0 लिखेंगे। x - 1 बराबर जो बाकी बचा हुआ है, ये x और ये -1, इतना बराबर 0 लिखेंगे। तो x बराबर क्या आया, -2, और दूसरा x बराबर क्या आया, 1। तो यही तो आंसर है, -2 और 1। तो ये तरीका है जो कि बिल्कुल आप लोग को ये तरीका आना ही चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्यों मैं ये द्विघात समीकरण के चक्कर में पड़ूं, अगर इस तरह का सॉल्यूशन हो तो, और इतना छोटा डाटा हो तो डायरेक्ट ऑप्शन रखिए ना, जिससे कि जल्दी आंसर आएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, ओके, 2 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 74 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो 2 क्रमागत संख्या है, यानी कहने का मतलब इस तरह से मान सकते हैं, पहला विषम संख्या x मान लीजिए, दूसरा विषम संख्या x + 2 मान लीजिए। 2 विषम संख्या हो गए, 2 प्राकृतिक विषम संख्या, है ना। तो 2 क्यों बढ़ा है, जैसे मैं कहता हूं कि अगर पहला विषम संख्या 3 है तो दूसरा विषम संख्या क्या होगा, 5 होगा, तो इसमें 2 ही तो बढ़ा है कि नहीं। तो इस तरह से, तो इसीलिए यहाँ पर 2 बढ़ाना पड़ा, ठीक है। और इसके वर्गों का योग, जो है, इसके वर्गों का योग हुआ 74, ये बात इसने कहा, ठीक है। तो इसको आप देखिए कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। चलिए इससे बचने के लिए एक उपाय बताता हूँ। कहीं ना कहीं जो ये 74 योग आया होगा, वर्गों का योग,
1 से 9 तक के बीच के ही संख्या से आया होगा कि नहीं। आप इसको सोल्व करने से बेहतर है कि आप ऑप्शन को एज्यूम कर लीजिए। बात समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं, 1 से 9 से ज़्यादा लेते हैं संख्या, तो फिर वह जैसे 10 ही ले लेते तो 10 का स्क्वायर कितना 100, या 11 ले लेते, 11 का स्क्वायर कितना 121, तो ये ज़्यादा हो जाता है। जबकि ये यहाँ पर 74 ही दिया है, ये डाटा बहुत छोटा है। तो अब आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर 1 लूँ और एक संख्या 1 लूँ और दूसरा संख्या 1 + 2 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, क्या 74 पूरा नहीं ना। अगर मैं कहूँ कि एक संख्या 2 यहाँ पर ले लूँ तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, तो योग कितना आ रहा है 40। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उम्मीद करने का आप समझ पा रहे हो। अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ पर 3 लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 3 2 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, अभी भी नहीं पूर रहा है, 74 तक नहीं जा रहा है, तो हटाइए, 3 वाला भी काम नहीं चलेगा। और विषम संख्या लेना है। क्या लेना है? विषम संख्या। तो अब 4 नहीं ले सकते हैं, 5 लेना है। 5 का स्क्वायर और 5 2 7 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और 7 का स्क्वायर कितना 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 74 आ रहा है ना। इसका मतलब वो संख्या 5 और 7 है। वो संख्या क्या है? 5 और 7 है। तो 7, इन दोनों का योग पूछा है, उन संख्याओं का योग, यानी 5 और 7 का योग कितना 12। ये देखिए, अब यहाँ पर द्विघात समीकरण से आप बच गए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ऐसा आप भी कोशिश कीजिए, अपने दिमाग को दौड़ाइए थोड़ा, है कि नहीं। तो नेक्स्ट दोस्त, हमें क्या कहे, चलिए भूल गए, कुछ बोलना चाह रहे थे। यहाँ पर है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 36.2/3% भाग खर्च करता है। 36 पूर्णांक ऐसा लिखा हुआ है, 36.2/3% भाग खर्च करता है, ठीक, अपने मासिक आय का। तो प्रति माह 5700 रुपया का बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च कितना, ठीक है। अगर इसको आप दूसरे तरीके, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसके बाद अगर आप दूसरे तरीके से निकालते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा निकालने, इसलिए मैं इसको जो अच्छा तरीका उसी को मैं बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए, इस चीज को सही कर लीजिएगा। ये क्या है? 36.2/3, ठीक है, परसेंट। इसको मैं अगर मैं बदलूं तो ये क्या हो जाएगा? 36 या 108 2 110 110/3 है, और परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब नीचे में 100 से गुना होना, यही तो होता है ना। तो नीचे में 100 से गुना कर दिए 100, तो इसका मान ये हो गया, ठीक है। इसका मान क्या होगा? 110/300। अब नीचे वाली जो होगा वह कुल मासिक आय होगा। क्या होगा? कुल मासिक आय, मासिक आय, ठीक है। और ऊपर वाला जो है वह खर्च है। क्या है? मासिक खर्च है। तो बताइए, 300 रुपया वह कमा रहा है और 110 रुपया खर्च कर रहा है, अनुपात में, रियल में नहीं, रियल में नहीं। तो अब बताइए कि 300 में 110 रुपया खर्च कर रहा है, तो बच रहा है उसके पास कितना? तो 190 रुपए। कितना रुपए बच रहा है? 190। और लेकिन इसने कह रहा है कि बच कितना रहा है, रियल में बचा कितना पा रहा है? 5700। तो 190 की वैल्यू कितना है? 5700। क्या मेरी बात को समझ पा रहा है? तो मैं कहूंगा कि यहाँ से 1 की वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो 19 या 57 30 निकल जाएगा। अगर 190 से मैं कटा दूं तो ये 30 निकल जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। तो हमसे पूछा क्या है कि उसका मासिक खर्च क्या है। तो ऊपर वाला डाटा क्या है? खर्च ही तो है। इतने तो यही तो कहा है कि 36.2/3% भाग खर्च करता है, नहीं 110 खर्च करता था। हमें चाहिए 110 की वैल्यू। कितने की चाहिए? तो 1 को 110 बनाने के लिए क्या करना हुआ? 110 से गुना कर दें। तो भाई इसको भी आप 110 से गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 33 और 2 0 3300। 110 की वैल्यू कितनी? 3300।
तो ये राइट आंसर हो जाएगा और ये ही बेस्ट तरीका हो सकता है। अन्यथा आप दूसरा तरीका से कोशिश करते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं महंगा पड़ जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ अगर आपको कि मान लीजिए, चलिए इस तरीके को मैं हटाता हूँ, हालांकि ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो जैसे इसने कहा कि 36.2/3% खर्च करता है, ठीक है। तो मान लीजिए टोटल जो उसका मासिक आय होगा, मासिक आय जो होगा वह 100 होगा। कितना होगा? 100 माना होगा, रियल में नहीं, 100 होगा, ठीक है। तो इसका 36.2/3% खर्च करा है, तो 100 का 36.2/3, अभी तो 36 पूर्णांक को मैंने सोल्व किया तो 110/300 आया है, ठीक है। 110/300 आया, तो ये तो कट गया, तो कहीं ना कहीं 110/3 खर्च कर रहा है। खर्च कितना कर रहा है? 110/3। क्या ये डाटा से आपका उपाय लग सकता है? क्या कहीं ना कहीं आप लोचा में पड़ रहे हैं कि नहीं? क्या मेरी बात को समझे? निकालने का तो मैं बना सकता हूँ कि उसकी बचत कितनी होगी। तो बचत बराबर क्या होगा? कुल जो आय है, आय में खर्च को घटा दीजिए, तो आय कितना? 100, और 100 में खर्च कितना? 110/3। तो ये घटा पिटा के कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा 300 में 110 गया तो 190/3 ये आया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। और इतना का वैल्यू जो है वह दे रहा है 5700। बस यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लिएगा, उसके बाद 100 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से कटाइएगा तो ये कितना? 19 दिया, यानी 30 बार में, और यहाँ से 3 से और गुना कर दीजिए, 3 से और गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से? अच्छा, खर्च की ही वैल्यू चाहिए 110/3। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकल जाएगा। 3 3 9, तो ये तो आया 30 और 3 3 9, 900 आ गया। 1 की वैल्यू कितना आ गया? 990, 900 नहीं 90। तो देखिए इस सब में बहुत सारा लोचा है। तो 100 की वैल्यू कितना? तो अगर यहाँ से हिसाब किताब लगा कर देखें तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 100 से इसको गुना कीजिएगा तो 9000 आ जाएगा, है ना। अब इसका आप 110/3 निकाल लीजिए, तब जाकर आपका ये आंसर आएगा। जैसे मैं कहूँ कि खर्च कितना है, मासिक आय का खर्च जो है 110/3 है, तो इसका आप 9000 का 110/3 निकालिएगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा। तो ये 3 से 900, तो यहाँ से कटाइएगा तो ये 3 बार में, तो ये गुना 110, तब जाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोचा में फंस जाइएगा। तो बेहतर है कि आप शॉर्ट तरीके से कीजिए, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 33। ओके, नेक्स्ट। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 15 है। अंकों के आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या क्या है? तो देखिए, आज जो मैंने अधिकतर क्वेश्चन लिया वह जो है ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस को लिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे दोस्त अभी भी जो शुरुआत में तैयारी शुरू ही किया है, जैसे कि मान लीजिए कंपटीशन की दुनिया में कदम ही रखे हैं, हो सकता है 6 महीना हुआ हो, साल भर हुआ, तो वो बहुत सारे तरीकों को उसको नहीं पता होगा कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को बहुत जल्दी शॉर्ट तरीके में कर सकते हैं। क्योंकि आप ये चीज़ को अगर कहीं आप टेस्ट वगैरह लगाने जाते होंगे तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ को नोटिस करते होंगे कि जो थोड़ा सा अच्छा स्टूडेंट होगा वह आपसे जल्दी बनाता होगा, अगर आप पुराने तरीका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको ये सारे तरीके पता है, इसलिए वो जल्दी कर पा रहे हैं। तो इन सारे तरीकों को आप सीखिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा और अच्छे नंबर भी लाइएगा। बात समझ रहे? तो इसको देखिए, 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंक की एक संख्या और अंकों का योग 15 है। तो अब ऑप्शन को ही चेक कर लीजिए कि अंकों का योग यानी 2 अंक का ही तो संख्या है, सभी के सभी में 2 ही अंक तो दिख रहा है कि नहीं? तो अंकों का योग 15 होना चाहिए, है ना। तो क्या 7 5 15 होता है क्या? ये तो 12 है, तो ये आंसर होने से रह गया। ये 7 2 9 होता है, ये भी नहीं होगा।
8 7 15 होता है ना, और ये 9 8 17 होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। देखिए ऑप्शन है कम कंप्लीट। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हो सकता था यहाँ एक ऑप्शन और फंसाने के लिए दे सकता था, जैसे मैं कह सकता हूँ कि किसी एक ऑप्शन को मैं चेंज कर देता हूँ, ये 9 6, ठीक है, 9 6 15, अब इसका योग 15 हो गया, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब हमें अगला लाइन पढ़ना होगा कि अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त की गई संख्या 9 अधिक है, 9 अधिक है। यानी जैसे मैं 96 को लिखा तो इसके अंक को मैं पलट दिया तो ये कितना हो गया 69। क्या इसका अंतर 9 है? क्या इसका अंतर 9, 15 16 में हो गया 7 और ये 17, अंतर का योग 9, अंतर जो होना चाहिए वो 9 होना चाहिए। तो क्या है? नहीं ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसका करके देखिएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। 78 है, इसको पलटा दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा 87। क्या बन जाएगा 87, और इन दोनों का अंतर देखिए तो कितना है 17 मार गया 9, 9 का है क्या नहीं, यही राइट आंसर। तो ये मतलब कि आप तरीके में इसमें ना पढ़ें, इसमें ऑप्शन से कर लें, बेहतर रहेगा। बात समझ रहे? नेक्स्ट देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया आयतन मूल आयतन का डैश गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए मैं अच्छा तरीका आपको बताने का कोशिश करता हूँ। और हाँ, अभी तक रुके हुए हैं चैनल पर या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक मिल सके, है ना। और ये बात हमसे क्या बहुतों से सुन चुके होंगे, भले ही हमें बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्या करें, आप लोग समझते भी तो नहीं, तो समझिए दोस्त क्या करें। तो देखिए, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मान लीजिए ना, गोले का त्रिज्या कुछ भी मान लीजिए, 2 4 6 अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। मैं मान लेता हूँ कि गोले की पहले जो गोले की त्रिज्या थी, गोले की त्रिज्या जो थी वह 4 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई क्यूब। यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म भी लगा सकते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं फॉर्मूले से बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसका आयतन निकालने के बारे में सोचूं, आयतन निकालने के बारे में, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से 4/3 पाई आर मैंने 4 मान लिया, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये आयतन निकल गया, ठीक है, ये आयतन। अब कहता है कि इसकी त्रिज्या को आधी कर दी जाए, इसकी त्रिज्या को आधी, यानी जो पहले मैं 4 सेंटीमीटर ले रहा था, अब जो है मैं इसे 2 सेंटीमीटर लूंगा। कितना लूंगा 2 सेंटीमीटर। तो नया गोले का आयतन क्या हो जाएगा, नया गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर अब क्या लेना है, इसका आधा लेना है, 4 का आधा, तो 2 का क्यूब कितना 8, और ये 6 क्यूब करना था तो यहाँ 64 हो जाता है। क्या हो जाता है, ये आपका 64 हो जाता है। 4 का क्यूब करते हैं तो 64। तो देखिए ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है। तो इसने कहा कि नया आयतन मूल आयतन का कितना गुना है, मूल आयतन का कितना गुना है। तो देखिए मूल आयतन कितना, ये है 4/3 पाई गुना 64। बोल रहे इसका नया आयतन मूल आयतन का यानी इसका कितना गुना, तो मैं मान लेता हूँ x गुना जो है नया आयतन कितना 4/3 पाई इंटू 8, ठीक है। ये तो इसको कटाएंगे दोनों साइड, ये चीज तो सेम है, ये चीज दोनों साइड सेम है, तो ये तो कट गया, तो बचा क्या x बराबर 8/64, और इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/8 गुना आएगा। क्या आएगा 1/8 गुना। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार देखिएगा, पुनः अगर नहीं समझे तो मैं इसका अब शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आपको फार्मूला ही नहीं लगाना है,
गोले की त्रिज्या कुछ भी मान लिया मैंने कि 4 मान लिया, कुछ भी अपनी मर्जी से मान, तो आयतन में क्यूब होगा, तो पुराना वाला आयतन क्या हो जाएगा, इसका क्यूब 64, और अब त्रिज्या मैंने इसका आधा कर दिया, तो इसका क्यूब कितना 8। तो एक बात बताइए, इसका ये कितना गुना है, यही तो पूछा है कि पुराने वाले का कितना गुना है नया आयतन। तो x बराबर 8/64, तो ये क्या हो जाएगा 1/8। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर फार्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, चाहे इसी में नहीं, यहाँ पर गोला के जगह बेलन भी होता तो पर भी करते हैं, शंकु भी होता तब पर भी करते हैं, तो आपका आंसर सेम टू सेम आता है। सिर्फ आपको देखना था कि r का स्क्वायर हो रहा है सूत्र में है कि या क्यूब हो रहा है, ये बात आपको देखना रहेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इससे आप कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, देखिए मैं बिल्कुल यहाँ पर एक भी क्वेश्चन जो है अलग से नहीं लिया हूँ, पूरा का टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया हूँ। जो मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो मैं एलपी से लिया हूँ या फिर एनटीपीसी से लिया हूँ या ग्रुप डी से लिया हूँ, या और आगे समझ सकते हैं जेई। तो कहीं ना कहीं मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाता हूँ, और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से ही बहुत सारे क्वेश्चंस लड़ते हैं, बस थोड़ा सा डाटा चेंज रहते हैं और कुछ नहीं। ओके, तो 1 मिनट दोस्त रुकता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, तो मैं फैन चलाने का कोशिश करता हूँ। ओके, देखिए अब थोड़ी सी नॉइस आ सकती है दोस्त, क्योंकि मैंने फैन चलाया है, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका आधार 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी संगत ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पर सीधा सा फार्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? होने का तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जिसमें आधार हो और ऊंचाई हो, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है हाफ BH, यही होता है। तो जिसकी दिया है 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल जो दे दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ B का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर, हाइट हमसे पूछा है, तो H को निकालना है। तो 4 दूनी 8/3, ये हाइट निकल जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन को जोड़ घटाकर 8/3 पुराना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 2 8/3 हो जाएगा, इसको सोल्व करने पर 8/3, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि अधिकतर शिफ्ट में मैंने देखा है, चाहे एनटीपीसी का हो, ग्रुप बी का हो, एलपी का हो, उसमें अधिकतर शिफ्ट में हमने इस तरह के क्वेश्चंस को देखा है। और मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस कराया, जाकर देखिएगा, उसमें बहुत इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। भले ही डाटा अलग हो, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप के बहुत ज़्यादा रहते हैं, और बहुत दोस्त गलती भी करते हैं। तो चलिए इसको कैसे करें कि जो कि गलती होने की संभावना कम हो जाए, है ना, गलती होने की चांस ना हो। और हाँ, एक चीज मैंने आज कमेंट पढ़ रहा था और नोटिस किया कि एक दोस्त है अरविंद नाम करके, वो दोस्त आजकल देख रहे हैं वीडियो पे नहीं आ रहे हैं, या क्या पता आ रहे होंगे, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो दोस्त कहीं आप कुछ कर रहे हैं या कहीं घूमने फिरने चल गए हैं, तो बताइएगा। अगर देख रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहता है, क्योंकि आप ही वो इंसान है जो आज से जो 2 महीना पहले मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, तो आप शुरू से ही कमेंट करते आ रहे थे, आज लगभग 1 महीने से आप नहीं कर रहे हैं। तो जब किसी के सामने बार बार कोई इंसान आए तो वो याद आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं आज पूरा कमेंट रीड कर रहा था, तो मैंने उस इंसान को देखा जो कि बार बार, मतलब कि अधिकतर वीडियो में कमेंट करते थे, लेकिन आजकल नहीं आ रहे हैं।
तो हमारा तो मतलब कि वो तो है ना कि ध्यान तो रखनी चाहिए कि अब कौन पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। और चलिए क्या बोलूं दोस्त, लेकिन अगर आप देखते हैं तो एक बार ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा खुशी मिलेगा। और बहुत सारे दोस्त हैं और भी दोस्त कमेंट करते हैं, लेकिन वो कुछ अलग थे दोस्त, जिसने मतलब कि वो उसी का पहला कमेंट मेरा वीडियो पर आया था। तो देखिए चलिए, और पहला चीज़ तो जानते हैं ना कि यादगार होता है। जैसे जीके में ही देख लीजिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, पहला चीज़ को याद किया जाता है कि नहीं, और कुछ नहीं है। और कोई खास ज़्यादा आप नहीं सोच सकते हैं, बस एक लगाव है, आपसे भी हो सकती है लगाव, और रहेगा जब तक आप हमसे जुड़े रहेंगे। नहीं भी जुड़े रहेंगे फिर भी लगाव रहेगा। लेकिन चलिए करते हैं क्वेश्चंस को। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है अंकित कर देता है। यानी देखिए 3 चीज आपका यहाँ पर मैटर करेगा। क्या क्या? सीपी, एमपी, एसपी। अब ये क्या होता है? सीपी आप क्रय मूल्य समझिएगा, यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। और एमपी विक्रय मूल्य, सॉरी दोस्त, विक्रय मूल्य नहीं, अंकित मूल्य, यानी जिसको चिन्हित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। और एसपी विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इन तीनों पॉइंट से हम कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, और आप भी करने का कोशिश कीजिएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित कर दिया, मान लीजिए उसका क्रय मूल्य सीपी और अंकित यानी अंकित मूल्य एमपी, सीपी एमपी का तुलना करने के लिए बोल रहा है, यानी 10% अधिक अंकित कर देता। मान लीजिए कोई वस्तु उसने 100 में खरीद कर लाया, और 10% अधिक का मतलब क्या? उस पर 10% एक्स्ट्रा अंकित कर दिया, यानी 110 वो बना दिया। बात समझ रहे? खरीद के लाए 100 में और उसको 10% एक्स्ट्रा लिख दिया। जैसे कोई सामान देखते होंगे उस पर आपका एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी लिखा रहता है नहीं, तो एमआरपी क्या हुआ? रियल दाम थोड़ी ना, वह ज्यादा अंकित करके लिखता है कि उससे दुकानदार जो है कि ज्यादा में नहीं बेच सकता है, उससे कम में ही बेचेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? तो वह कहीं ना कहीं मार्क प्राइस लिख देता है, तो उससे वह चिन्हित मूल्य से ज्यादा पे नहीं बेच सकता है, कम पर भी बेचेगा। बात समझ रहे? तो ये होता है एमआरपी। तो वही चीज को इसने किया, इस बंदे ने 100 में खरीद के लाया और 110 में बेच रहा है। 110 बेच नहीं है, लिख दिया कि ग्राहक, क्योंकि ग्राहक तो होशियार है भाई, ग्राहक बोलेगा कि दाम इतना अच्छा, रस कम में ले, वो कुछ तो जुगाड़ लगाएगा। तो वही जुगाड़ लगाया कि उस पर दाम ही ज्यादा लिख दिया। बात समझ रहे? तो छूट देने के बाद उसे 5% की लाभ हुई। 5% की लाभ, तो लाभ कहाँ होती है? क्रय मूल्य पर। अगर मैं दूसरा अनुपात की बात करूं, सीपी और एसपी की बात करूं, सीपी और एसपी की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा? मैं इधर मिटा देता हूं, समझिएगा, ठीक। सीपी और एसपी की बात करूं तो 5% लाभ होता है। इसका मतलब वो 100 में खरीद के लाया है और बेच रहा है 105 में। 5% 100 का 5% कितना? 5 ही तो होगा, यानी 5 ज्यादा पर बेच रहा है। क्या मेरी बात को यहां तक समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। तो उसने कहा कि छूट कितना दिया, छूट कितना दिया। आपने एक चीज रीजनिंग में पढ़ा होगा, या रेशियो प्रोपोर्शन में, जो यानी अनुपात समानुपात में एक चीज पढ़ा होगा कि अगर आपसे कह दे कि ए अनुपात बी 4:5 है, बी अनुपात सी 6:2 है, तो आपसे पूछ दे ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। क्या इस तरह के क्वेश्चंस आप पढ़े होंगे कि नहीं? पढ़े होंगे। तो उसमें क्या करते हैं? कहीं ना कहीं बी को समान करने का कोशिश करते हैं, या तो फिर एक तरीका लगाते हैं। कौन सा तरीका? मैं बताता हूँ, हो सकता लगाते हो आप लोग सीपी, और क्या है, सीपी को, सीपी दो जगह है ना, तो सीपी को बीच में रखिएगा,
क्या कीजिएगा, बीच में रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर MP लिखता हूँ, फिर CP लिखता हूँ और फिर SP लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए MP CP का रेशियो क्या है, MP क्या है 110, CP क्या है 100, ये हुआ। फिर CP दूसरे कंडीशन में क्या है 100 है और SP क्या है 105। तो देखिए यहाँ पर दोनों जगह CP समान है, दोनों जगह CP क्या है समान है, तो बस इसको हम कह सकते हैं 110, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये 100 और इसको मैं कह सकता हूँ 105, यानी MP CP SP का रेशियो 110, 100 और 105 निकल गया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे होंगे, हालांकि आप यहाँ पर कुछ ऐसा करते होंगे, ऐसे ऐसे गुना करते होंगे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे गुना करते होंगे, है ना। तो ये सब तरीका अप्लाई करते होंगे, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों जगह CP समान है, दोनों जगह CP इक्वल है, इसीलिए गुना भाग करने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। ओके, तो अब देखिए, अब हमसे क्या पूछा है कि छूट कितना दिया है। तो एक बात बताइए, छूट किस पर देगा दोस्त? छूट चिन्हित मूल्य पर ही तो देगा। क्या वो कभी CP पर छूट देगा अपने क्रय मूल्य कि मान लीजिए वो 100 में खरीदा है और 100 पर छूट दे दे? ऐसा कभी हो सकता है कि कोई आदमी 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाए और आपको 100 रुपया में दे दे? नहीं देगा। तो दोस्त दुकानदार थोड़ा तेज है, वह ज्यादा मूल्य बढ़ाकर लिख दिया है जो कि 110 है और 110 पर छूट दे रहा है जो कि 105 रुपये में बिक रहा है। तो यहाँ पर कितने रुपए का छूट दे रहा है? 110 रुपया का चिन्हित मूल्य मार्क प्राइस 110 रुपया कर दिया और बेच रहा है 105 में, तो कितने रुपये का छूट दे रहा है? तो आपका जवाब होगा कि 5 रुपये का छूट दे रहा है। कितना पर दे रहा है? 110 पर दे रहा है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। बस यही आपका आंसर है, सॉल्व कीजिए। तो ये क्या आया 50/11, तो ये कटा पिटा के क्या आएगा 11 चौके 44, 4 पॉइंट कुछ आएगा और एक ही ऑप्शन में है। भाग दीजिएगा पूरा, आराम से आंसर आएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर है 4.54%। ठीक है, तो इस तरीका से आप आसानी से कीजिए, गलती होने के चांस कम रहेगा और फास्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं। भले ही मैं समझाने के लिए आपको इतना चीज बताया, लेकिन मैं ये सब नहीं करने वाला, बात समझ रहे हैं? तो उस तरीके को आप भी डेवलप कीजिए और उस तरह से आप भी करने का कोशिश कीजिए, ना कि ये तरीका मात्र सिखाने के लिए है कि आप लोग सीख सको इस तरीका को। बाकी बात इम्प्लीमेंट तो आराम से आप लोग कर लोगे, क्योंकि आगे मैं जो कराऊंगा कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में तो इसका शॉर्ट से जरूर कराऊंगा। बात समझ रहे? अब इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सन्निकट मान है जो निम्नलिखित समीकरण का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, नहीं यहाँ पर आएगा। तो कुछ लोग डायरेक्ट इसको हल करने के लिए शुरू कर देते हैं और ऊपर ध्यान से पढ़ता नहीं है, बस इसको ध्यान से पढ़ना होता है। इसने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा क्या कि सन्निकट मान लेना है। सन्निकट मान समझते हैं? जैसे मैं कहूं कि 5.6 है, इसका सन्निकट मान कितना लेंगे, यानी इसका ओरिजिनल सन्निकट मान जो होगा वो 6 होगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? अगर ये 5.5 होता तो इसको 6 भी ले लेते हैं चलता, 5 भी ले लेते हैं तो चलता। अगर ये 5.4 होता, 5.4, तो अब इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जैसे ही ये मान लेते हैं, और जैसे यानी 5.5 से कम रहता तो 5 लेते और 5.5 से ज्यादा होता तो 6 लेते। तो सन्निकट मान इसी को कहते हैं। तो बस इसके बारे में यही सोचना है जो क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए इसने क्या कहा कि 27.29, इसका मतलब पॉइंट में जो है 0.5 से ये ज्यादा है, इसको मैं 28 लूंगा, ना कि 27। बात समझ रहे? गुना का 4 प्लस ये 3.96 है। अगर 3.5 से ये नीचे रहता, 3.54 रहता, 49 कुछ भी रहता, लेकिन 3.5 से तो नीचे ही है ना, तो इसका मान 3 लेते। लेकिन ये 3.5 से ज्यादा है, जो 96 है वो 5 से ज्यादा, इसलिए मैं इसका मान 4 लूंगा। तो 4 और गुना में क्या है 5, माइनस
18 भागा 2 प्लस का 1 बराबर 8। सन्निकट मान फिट हो गया। अब सोल्व कीजिए आपका आंसर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो बस 28 चौके 20 चौके 80 और 8 चौके 32, 112 कितना हो जाएगा? 112 और 5 चौके 20। 18 को 2 से भगा दीजिएगा तो 9 आएगा। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि ये तो बोर्ड मास है, और बोर्ड मास में का रूल कहता है कि पहले गुना भाग जोड़ में सबसे पहले भाग का काम होना चाहिए। दोस्त यहाँ पर नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, बात समझ रहे हैं। और प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से आप सोल्व कीजिए। 2 और 1 3 है, 3 में 9 जाएगा तो लास्ट में क्या बचना चाहिए? 13 में 9 जाएगा तो 4, लास्ट में 4 बचना चाहिए। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, लेकिन हो सके किसी को ना समझ में आया हो। चलिए मैं कहता हूँ 112 और 20 कितना हो जाएगा? 132 और 1 133 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 124 ही तो बचेगा, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, यहाँ से रीजनिंग शुरू हो गई। और अभी तक भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्त, क्या जाता है, पैसा लगता है क्या? अगर पैसा लगता तो फिर तो आप देखते भी नहीं, है ना। लेकिन मैं आपको ये चीज का आश्वासन दे दूं, जो चीज आपको पेड क्लास में नहीं मिलेगा, जो जहाँ पर पैसा लगाकर जो चीजें में आप नहीं सीख सकते हैं, उससे बेहतर चीज मैं आपको देने का कोशिश करूंगा। ये चीज कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। मैं देखिए दोस्त, मैं ये चीज जानता हूँ यूट्यूब पे जो लोग कराने आते हैं व्यूज के लिए आता है, मैं व्यूज के लिए नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सीखो, बात समझ रहे हैं, कि आप लोग सीखो, तरीका को जानो और कुछ नहीं। और इससे फिर आप सोचिएगा कि मेरा इससे क्या फायदा है दोस्त। मेरा ये फायदा है क्योंकि मेरा टारगेट है कुछ और, ये रेलवे का टारगेट नहीं है मेरा टारगेट कुछ और है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा इंग्लिश जो है वह वीक है, जो कि मैं इंग्लिश की प्रॉपर मतलब की तैयारी कर रहा हूँ, जिससे कि मैं एसएससी में जा सकूँ। क्या बात समझ रहे हैं? हालांकि रेलवे में जाने का रहता तो मैं जा चुका रहता, क्योंकि एनटीपीसी का जो CBT 1 और CBT 2 दोनों क्वालिफाई किया, प्लस में ग्रुप डी भी क्वालिफाई किया, लेकिन नहीं गया। तो मेरा टारगेट कुछ और है दोस्त। तो हमारा यही फायदा है। और इससे कराने से क्या है कि हमको मैथ रीजनिंग अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपके साथ साथ मेरी स्पीड बढ़ेगी और आप लोग को भी मैं सिखा सकता हूँ, बात समझ रहे हैं। बस ये है। और अगर हो सके तो यहाँ से मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है, भले आपसे अभी नहीं मिले, लेकिन आप सपोर्ट करना चाहो तो सोशल सपोर्ट कर सकते हो, जैसे शेयर लाइक करके, इससे कि मैं औरों तक पहुँच सकूँ, हमारी वीडियो की रीच बढ़ सके, बात समझ रहे हैं, औरों तक जुड़ सकूँ, जिससे कि फाइनेंशियल सपोर्ट आराम से मिल जाएगा। भले आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दो या ना दो, बात समझ रहे हैं। तो हमसे आपसे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, आपसे कोई रुपया नहीं चाहिए, बस आप पढ़िए और हो सके तो थोड़ा सा सोशल सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और कुछ नहीं चाहिए दोस्त, बात समझ रहे हैं। तो देखिए आगे, क्योंकि कई दोस्त हमसे कहते हैं कमेंट पर में किसी इंग्लिश में क्वेश्चन कराते तो बेहतर रहता, तो अभी कैसे करा दूं दोस्त। मैं समझ सकता हूँ, मैं इंग्लिश में बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, सिंपल सी बात है, इंग्लिश में आपको समझा नहीं सकता। तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा इंग्लिश में, तब जाकर मैं आपको इंग्लिश में समझा सकता हूँ। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बस यही है और कुछ नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ सकते हैं, हमें समझ सकोगे आप हमें, है कि नहीं। तो चलिए, सभी कपड़े जीन्स हैं, सभी कपड़े जीन्स हैं, यानी जितने भी ये कपड़े हैं वह जीन्स के अंदर आ रहा है,
मैं जैसे जैसे डायग्राम बनाता हूँ तो आप भी उस तरह बनाने का कोशिश कीजिए। जीन्स के अंदर आएगा, जितने भी ये कपड़े हैं वो जीन्स के अंदर आएगा, क्योंकि इसने कहा कि सभी कपड़े जीन्स हैं और सभी जीन्स शर्ट है, और ये जितने भी जीन्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे शर्ट के अंदर आएगा, सारे के सारे शर्ट के अंदर आएगा। तो ये कथन तो मैंने कंप्लीट कर लिया, डायग्राम बना लिया, और इसी डायग्राम से हमें निष्कर्ष देना होता है कि क्या सही निष्कर्ष है या गलत। तो अब देखिए, सभी कपड़े शर्ट है क्या, यानी जितना कपड़ा है वह शर्ट के अंदर आ रहा है क्या, ये वाले घेरे के अंदर आ रहा है क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ आ तो रहा है। तो आप कह दीजिए ना कि सही है। क्या बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं, ओके। फिर कहता है कम से कम कुछ शर्ट जीन्स है, कम से कम कुछ शर्ट। हाँ भाई, कुछ शर्ट, ये शर्ट का कुछ हिस्सा जीन्स को कवर कर रहा है कि नहीं? है? मेरी बात को समझिए थोड़ा सा। कहता है कम से कम कुछ शर्ट जीन्स है, यानी ये शर्ट का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक जो ये जो इधर है शर्ट का ना हिस्सा है, बाकी बात ये भी तो शर्ट के अंदर ही है। तो ये हिस्सा जो शर्ट का होगा, ये मैं मानता हूँ कि ये जीन्स नहीं है, ये मैं मान रहा हूँ कि ये जीन्स नहीं है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो जीन्स का है, जो जीन्स का ये वाला हिस्सा वो शर्ट तो है कि नहीं? इसका मतलब कुछ कम से कम कुछ शर्ट है जीन्स है, ये भी बात सत्य है। तो ये दोनों के दोनों अनुसरण निष्कर्ष करेंगे, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। बात समझ रहे? तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। डायग्राम से बनाइएगा तो गलती होने के चांस कम रहेगा, ओके। हालांकि मैंने इस तरह के क्वेश्चन बहुत कराया है, पिछली वीडियो में देखिए। चलिए, 6 दोस्त PQ और STU जो भी है, पर्दे की लंबाई अलग अलग है, S केवल 2 अन्य मित्रों से लंबा है। तो देखिए 6 मित्र बोला है और लंबाई की बात कर रहा है, तो मैं इस तरह से मानता हूँ कि जो 1 नंबर पे होगा वह सबसे छोटा होगा, 2 नंबर पे जो होगा उससे थोड़ा सा बड़ा, 3 नंबर पे थोड़ा सा बड़ा, उससे बड़ा, 4 नंबर पर उससे इससे बड़ा, और 5 नंबर पर इससे, 6 नंबर पर इससे बड़ी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। अब मेरी बात को समझिएगा यहाँ ध्यान से। S केवल 2 अन्य मित्रों से लंबा है, S केवल 2 आदमी से लंबा है, यानी सबसे छोटा कौन है? 1 नंबर वाला, इससे थोड़ा सा बड़ा E, तो इन्हीं दोनों से लंबा है S। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? R केवल 1 दोस्त से छोटा है, R जो है केवल 1 दोस्त से छोटा है, तो जो सबसे बड़ा होगा उसी से वो केवल छोटा होगा, है ना? ये जो R है जो सबसे बड़ा होगा उसी से वो छोटा होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं R यहाँ पर बैठेगा 5वां स्थान पर, ठीक है। P S से छोटा है, तो ठीक है, S मैंने यहाँ बैठाया, S से छोटा कौन? दूसरा नंबर वाला, और यहीं पर P बैठ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे? लेकिन Q से लंबा है, ये जो P है Q से लंबा है, तो Q को यहाँ बैठा दीजिए, Q से लंबा हो गया कि नहीं? अब आगे देखिए, T U से छोटा है, U से छोटा है कौन? T, तो T को किधर बैठना चाहिए? 2 स्थान खाली है और यही दोनों बैठेगा, तो T को कहाँ बैठना चाहिए? यहाँ पर, तभी तो ये U से छोटा हो पाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अब बताइए, सब यहाँ पर क्या बोला है कि सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन? जो 1 नंबर पर आएगा वही तो छोटा होगा। क्या बात समझ रहे? और 1 नंबर पर कौन आया है? ये Q आया है, तो ये Q राइट आंसर। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम था क्या? समझने में दिक्कत हुई? अगर हुई तो पुनः देखने का, समझने का कोशिश कीजिएगा। भले ही ये लाइन को नहीं भी पढ़ते तो आंसर दे देते हैं, लेकिन बट समझाने के लिए। तो ये सबसे छोटा 1 नंबर पर कौन आया? वह Q आया, वो राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, आप भी कीजिए। मैंने तो कहा ना कि आप पहले वीडियो रोककर कोशिश कीजिए, जो भी क्वेश्चन है उसको करने का कोशिश कीजिए, जो कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मान लीजिए आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लड़ाइएगा ना, तो ज़्यादा काम करेगा दिमाग। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, आप प्रश्न को बना रहे हो सकता है कहीं पे गलती कर रहे हो सकता है आपसे बिल्कुल परफेक्ट बन जाए, या कहीं पर गलती कर रहे हो तो बाद में वो चीज़ कहीं ना कहीं अपने सोच तो रहे हैं कि हाँ मैंने
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचा, लेकिन फिर भी मैं आंसर तक नहीं पहुंच रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये 2 पॉइंट में गलती हुई होगी। तो उस 2 पॉइंट को कहीं ना कहीं आप सोच तो रहे हैं कि वो क्या हो सकता है। हम मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब आप सोचेंगे नहीं हुआ, तो फिर जैसे ही मैं बताऊंगा तो फट दुकर आपके दिमाग में घुस जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे जरूर किया कीजिए आप। तो देखिए यहाँ क्या करो, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें कि संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है निम्नलिखित में समुच्चय संख्या, जो कि नोट सूचना दिया है कुछ कि संक्रिया की जानी चाहिए तोड़े बिना, जो भी हो। देखिए उदाहरण के लिए 13 का संक्रिय, जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुना करना आदि की जा सकती है। यानी अगर 13 जो नंबर है तो उसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, लेकिन 13 को 1 और 3 में नहीं तोड़ सकते। ये कुछ सूचना इसने दे दिया। और 1 और 3 का गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है, तो इसने कुछ सूचना दी। तो ज्यादा सूचना पर मत सोचिए, सिंपल सा आप दिमाग लड़ाइए और क्वेश्चन पर जाइए। जैसे मैं कहता हूँ कि 7, ये लिखा क्या है? 7, 127 और 6। दूसरा क्या लिखा है? 8, 129 और 5। कहीं ना कहीं यही दोनों संख्या से 127 बना होगा, यही दोनों संख्या से ये बना होगा। तो इसमें कहने का मतलब इसको जो है तोड़ना मड़ोड़ना नहीं है, 713 जोड़ दिए और उसको बाद तोड़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बात समझ रहे? तो फिर करना क्या है? तो इस बात को समझिए कि करना क्या है। इसमें तरीका लगाना है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। बात को समझ रहे? तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको ज्यादा घुमाऊं फिराऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं आपको तरीके पर ले जाता हूँ, जो बेसिक तरीका हो सकता है इसको जिस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कीजिए, फिर 6 का स्क्वायर कीजिए, फिर 7 गुना 6 कीजिए, बस इसको हल कीजिए, ये बीच वाला नंबर आएगा। ठीक है, सेम कंडीशन 8 का स्क्वायर कीजिए प्लस 5 का स्क्वायर कीजिए और इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल को जोड़ दीजिए। 8 गुना 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन रूल फॉलो हो रहा है। हालांकि करके आप चेक कर लीजिए। 7 49, मैं ऊपर इसका ही कर देता हूँ। 8 8 64, 55 25 और 8 5 40, इन सबकी को जोड़िए। 60 40 100 और 25 4 29, 129 आया कि नहीं? तो ये 129 आ गया। तो यही वाला कांड यहाँ पर हो रहा है, तो आपको वही कांड इधर भी करना है। ठीक है, तो अब देखिए 10 का स्क्वायर कीजिए 100, 4 का स्क्वायर कीजिए 16 और 10 गुना 4 कीजिए 40। ठीक है, तो 100 और 16 और 40 कितना? 56, 156। बिल्कुल यही परफेक्ट है, यही आंसर है। बाकी बात सब में करके देखिए, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे? तो ये तरीका लगाना है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग वो चीज है, अगर एक बार में आपको समझ में आ गया तो आप मिनटों में कर लीजिएगा, सेकंडों में कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया तो घंटा दिन सब पार हो जाएगा, फिर भी नहीं बनेगा। तो इसलिए कभी कदार दोस्त मैं भी रीजनिंग में फंस सकता हूँ। मैं कोई भगवान का दूत नहीं हूँ जो कि मैं सब कुछ एक ही बार में हो जाए। बात समझ रहे? और हाँ, हम जो सोच रहे हैं कि मैं इतना अलग अलग तरीके से कैसे कर पा रहा हूँ, तो दोस्त मैं भी शुरुआत से ऐसा नहीं था। हमें भी बहुत सारे तरीके से जूझना पड़ा है, बहुत सारे तरीके से लड़ना पड़ा है। बात समझ रहे? कहीं ना कहीं मैं भी उस स्थिति से गुजरा हूँ कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर आता था, तब जाकर इसको मैं ऐसे करके बनाता था, इसका सूत्र याद करता था, तब जाकर आंसर आती थी। बहुत सारे तरीके जो कि अब हमें काम नहीं आते। तो कहीं ना कहीं मैंने इसके पीछे बहुत सारे काम तो है सर, है कि नहीं? बहुत सारे तरीका है, बहुत सारे मेहनत है, तभी मैं कर पा रहा हूँ और मैं डायरेक्ट आपको सिखा पा रहा हूँ कि उन तरीके को आप समझ सको, है ना? तो यहाँ पर देखिए 6 सुरक्षा गार्डों में से प्रत्येक LMNOP जो भी है वह सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त करता है। भले ही देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है,
लेकिन अगर आप दिमाग से धीरे धीरे सोच कर बनाइएगा बहुत जल्दी बन जाएगा। नहीं तो मैं यकीन नहीं हो रहा तो मैं दिखाता हूँ कैसे। अब इसने क्या कहा कि सोमवार से शनिवार तक, तो लिख लीजिए सोमवार से शनिवार तक। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ सोमवार शुक्रवार, सोमवार के बाद क्या होगा मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, बुध के बाद बृहस्पति ना होगा, शुक्र कहाँ से होगा, बुध के बाद बृहस्पति या गुरुवार कह सकते हैं, है ना। उसके बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार। तो यही 7 दिनों में सोमवार से लेकर शनिवार तक जो है 6 अलग अलग रात्रि पाली में ड्यूटी करते हैं, यानी रात में ड्यूटी करते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, जो ये क्रम दिया है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक, तो अब जो करा इस एल रात्रि पाली में एन के ठीक बाद वाले दिन में करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी नहीं बैठा सकता हूँ इस लाइन को, लेकिन इतना जरूर है कि ये चीज मैं लिख सकता हूँ कि एल ने जो रात में काम किया वो एन के ठीक बाद वाले दिन किया, यानी एन जो आया होगा एल की रात्रि पाली एन के ठीक बाद दिन वाले, यानी एन जो आया होगा एल के बाद आया होगा। इतना बाद मैं कंफर्म कह सकता हूँ, है ना। लेकिन इन कौन से दिन में आया होगा अभी मैं नहीं कह सकता, बात समझ रहे हैं। ठीक, ओ की रात्रि पाली पी से ठीक पहले आया है, ओ जो आया है वह पी से ठीक पहले आया, पी से ठीक पहले ओ आया है, बात समझ रहे हैं। लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि इनमें से कहां पर आया है। लेकिन इसने कहा है जो, लेकिन वह सोमवार को नहीं आया, यानी वो जो है वह सोमवार को नहीं आया है। सोमवार को ओ नहीं आ सकता है, यहाँ पर ओ इस सोमवार के जगह पर ओ नहीं आ सकता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक, एम रात्रि पाली ड्यूटी शनिवार को करता है, लेकिन एम का कंफर्म है कि वो शनिवार को करता है, तो एम को यहाँ पर पुट कीजिए कि शनिवार को करता है, क्योंकि कंफर्म बता दिया। और क्यू जो है, क्यू की रात्रि पाली ड्यूटी बुधवार को, और क्यू के बारे में भी पता है कि क्यू यहाँ है बुधवार को कर रहा है। ठीक है, क्या इतनी बात को समझ पा रहे हैं? अब दिमाग लगाइए, इसने क्या कहा है कि वो जो है सोमवार को नहीं आ सकता। अगर मैं इस वाले को यहां पर पुट कर दूं पी और ओ, तो ओ यहां पर आ जाएगा। तो ये कंडीशन अप्लाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो यहां पर इस लाइन को मैं नहीं बैठा सकता, तो इसका स्थान कहाँ है? तो यही तो बचा है पी और ओ। जब ये यहां पर बैठ गया तो ये बेचारा कहाँ बैठेगा? तो यही तो बैठेगा एन और एल। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो अब क्या कहा कि निम्नलिखित में से किसकी रात्रि पाली की ड्यूटी मंगलवार को है? तो मंगल को कौन बैठ रहा है दोस्त? ये देखिए यहाँ पर ये एल वाला बैठ रहा है, तो एल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। ओके, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। भले ही ये बड़का ठोका देखने में लगे, लेकिन जान नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको करने के लिए आना चाहिए, है ना। अब देखिए, ये क्वेश्चन में बहुत लोचा है दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत लोचा होता है, लेकिन देखिए करने का कोशिश करते हैं। ठीक, कथन तो मेरे पास ये दिया हुआ है, ये 3 कथन, लेकिन हमसे पूछ रहा है निष्कर्ष में पी एम से बड़ा है, क्या ये सत्य हो सकती है क्या? तो चलिए चेक करते हैं, पी एम का रिलेशन ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो पी यहाँ दिख रहा है और एम यहाँ दिख रहा है, तो एम वाले को पहले उतारते हैं, देखिए जुगाड़ लग जाए तो। एम बड़ा है या बराबर है एन के, और एन से बड़ा के है। तो क्या अब यहां से हिसाब किताब इसके अगल बगल बैठा सकते हैं? इन तीनों संख्या में से कोई इस वाले फिगर में है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं है, आपका जवाब होगा कि नहीं है। लेकिन अगर एक बात और गौर करें, एक बार और ध्यान से देखें, इसमें एन या के दिख रहा है, के दिख रहा है, क्या दिख रहा है? के वाले टर्म को यहां पर देख रहे हैं,
और के से रिलेटेड टर्म जे यहाँ है और जे वाला इसमें है। तो हमें इन तीनों कंडीशन को पकड़ना है, इन तीनों को पकड़ना है। ध्यान से आप बात को समझिए तो समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो मैं इसको अब बैठाने का कोशिश करता हूं, क्योंकि के इसमें है तो के से बड़ा जे है, के से बड़ा जे है, यही तो है ना। और अब यहां पर मैं आने का कोशिश करता हूं। इस एल को भाड़ में जाने दीजिए, अभी कोई मतलब नहीं, इस एल को जहां जाना है जाने दीजिए, ठीक है। अब जे तो मिल गया और जे से रिलेटेड पी भी है। तो जे बोल रहा है कि छोटा है पी से, जे बोल रहा है छोटा है पी से, तो इसका मतलब पी से छोटा जे है, पी से छोटा जे है, ठीक है। तो इतना बात आ गया। तो अब हमें एक बात बताइए दोस्त, हमसे रिलेशन किसके बारे में पूछा है? पी और एम, यानी पी बड़ा है एम से, पी बड़ा है एम से, जब पी बड़ा है जे से, ठीक, हाँ, पी बड़ा है एम से, ये बात पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर एक लाइन हमें मिला। अब मैं यहाँ पर जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। जो भी हमसे पूछा है, जो भी हमसे पूछा है, उसके बीच में चिन्ह अगर ऐसा और ऐसा वाला कंडीशन आ जाए तो आपको उसको गलत मानना है। उसको क्या मानना है? गलत। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। क्या एम यहां पर है और पी यहां पर है, इसके बीच में ऐसा वाला चिन्ह आया है, इसके बीच में ऐसा वाला चिन्ह आया है, इसके बीच में ऐसा वाला चिन्ह आया है, इसके बीच में ऐसा वाला चिन्ह है। तो देखिए यह वाला चिन्ह आ गया ना, एक उल्टा एक सीधा, यानी बिल्कुल ऐसे ऐसी वाला चिन्ह अगर बीच में आ जाए तो वह निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। ये वाला चिन्ह अगर आ जाए बीच में, एम और पी के बीच में, तो हमेशा गलत होगा। तो ये इस बात को नोट करना है, इस पॉइंट को आपको नोट करना है, समझना है। तो समझिए, तो ये एक नंबर कथन तो गलत। क्या मेरी बात को समझे? समझ गए ना? तो समझ गए होंगे। तो ठीक, अब सेकेंड लाइन पर चलते हैं। अब जो है, जो दूसरा निष्कर्ष करा उस पर चलते हैं। अब रिलेशन किसके बारे में पूछ रहा है? एन और पी के बारे में, एन और पी के बारे में। और उसने कहा है कि एन जो है पी से छोटा है, यानी एन से बड़ा पी है। यानी ये कहने का मतलब जिसके इधर ये जो मुंह खुला हुआ है ना, हाथ खुला हुआ है ना, वो बड़ा होता है, वो बड़ा का चिन्ह होता है। जैसे मैं कहूं 8 और 9, मैं इसमें अगर बड़ा छोटा का चिन्ह लगाऊं तो कैसे लगाऊं? तो 9 बड़ा है तो इसके इधर मुंह खोल दिए, जिसके इधर मुंह नहीं खुला हुआ छोटा। तो ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो अब एन पी का रिलेशन पूछ रहा है, एन भी आ गया और पी भी आ गया, ठीक है। एन यहाँ है, एन से बड़ा, और सब जगह बड़ा बड़ा चिन्ह आ रहा है, सब जगह बड़ा बड़ा चिन्ह आ रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल ये कथन सही है, सब जगह बड़ा बड़ा चिन्ह आ रहा है। तो एन से बड़ा के है, के से बड़ा जे है, तो जे से बड़ा पी है, तो इसका मतलब एन से भी बड़ा पी है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। तो ये वाला कथन निष्कर्ष जो है सही है। तो हमें ये वाली चीज का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो बात है कि ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप सोचते होंगे कि यहाँ तो बराबर वाला चिन्ह था तो ये कैसे ले लिए? तो बराबर है, लेकिन ये वाला चिन्ह भी तो है इसमें ना, ये वाला चिन्ह नहीं होनी चाहिए थी। इधर उल्टा है और इधर सीधा है, बीच में एम और पी के बीच में एक उल्टा और एक सीधा आ गया। हाँ, समझ रहे? इसलिए ये वो गलत होगा। इसका सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सत्य होगा, नहीं केवल निष्कर्ष 2 सत्य होगा। बात समझ? उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। समझिए दोस्त, और ये सब कॉन्सेप्ट जल्दी कोई बताएगा नहीं, आप देखिए ढूंढ कर, मिल जाए तो फिर कहिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि आप जितने भी तरीके देखते हैं ना शॉर्ट वीडियो में या और कहीं से भी शॉर्ट तरीके को समझते हैं, वह सारे तरीके से मैं करा दूंगा। लेकिन मैं उन शॉर्ट तरीके को समझा कर करूंगा कि हाँ ये जो शॉर्ट तरीका बना वो कैसे बना। बात समझ रहे? तो समझिएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं ये चैनल आपके लिए बेनिफिट हो सकता है।
अब देखिए यहाँ पर कोई कुछ लगाइए दिमाग उमाग, यहाँ पर वाट पर क्या आएगा। तो हमने तो पहले बनाया है तो हमें तो पता है, क्योंकि देख सिंपल सी बात है दोस्त, मैं क्या दुनिया का कोई भी यूट्यूबर हूँ, पहले वो क्वेश्चंस को खुद से करता है, फिर जाकर वो आपके सामने कराता है। किसी को भी ले लीजिए, कितना बड़ा टीचर क्यों ना, कोई भी करता है, क्योंकि वो जानता है कहीं अगर बीच में फंस गए तो टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का, है कि नहीं। वो टाइम ना वेस्ट हो इसलिए वो अपने से पहले खुद से एक बार क्रॉस चेक करता है। तो मैं भी करता हूँ, बात समझ रहे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो मैं यहाँ पर 3-3 गो का पेयर बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पेयर बना रहा हूँ, 3-3 गो का पेयर बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 1-1 बढ़ा है, इसमें 2-2 बढ़ा है, इसमें देखिए 1-1 बढ़ा है, 1-1 बढ़ा है, इसमें 2-2 बढ़ा है, इसमें देखिए 3-3 बढ़ा है, इसमें देखिए 3 ही बढ़ा है, इसमें 4-4, इसमें 4-4। तो फिर आंसर कैसे लाएं, ये बात तो ठीक है, फिर आंसर कैसे लाएं। तो अब मेरी बात को गौर से समझिए, ठीक है। अब यहां से डायरेक्ट यहां कूदा है, चलिए मैं इसको कलर चेंज करता हूं, यहां से डायरेक्ट चलिए यहां से जो ये डायरेक्ट कूदा है कितना बढ़ा, तो यहां से ये डायरेक्ट कूदा है कितना बढ़ा 2, तो यहां से इधर चौथा पे डायरेक्ट कूदेगा, 8 में 2 बढ़ा दूं तो कितना होगा 10। तो यही मेरा बस आंसर है, बात समझ रहे हैं। तो ये सब तरीका है, इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्त, मैं किसी को घुमाता फिराता नहीं, किसी भी क्वेश्चन में आप किसी भी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मेरा कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, जो डायरेक्ट आंसर होता है मैं वही कराता हूँ। ये नहीं कि आप कीजिए सोचिए फलना ढकलना, अरे करना होगा तो आप खुद रोक कर सकते हैं कि नहीं, मेरे बोलने से क्या फायदा है, जो का टाइम वेस्ट है। तो जो डायरेक्ट तरीका है आराम से मैं करा देता हूँ, बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कीजिए, एक कतार में मनीष आगे की छोर से 18वां और अमन पीछे की छोर से 12वां है, उनके बीच 8 व्यक्ति है। तो कतार में कितने व्यक्ति है, यदि अमन और मनीष के पीछे किसी स्थान पर खड़ा है, ठीक है। तो कोई एक लंबी सी लाइन लेता हूं, ठीक है, इधर आगे समझता हूं, समझ रहा हूं कि ये है आगे और ये है पीछे, ठीक है, ये है पीछे आगे पीछे। तो अमन कहा है कि मनीष कहा है कि आगे से 18वां है, तो मनीष आगे से 18वां है, ठीक है। यहाँ पर कौन है, मनीष, और अमन पीछे से 12वां, इधर से अमन जो है 12वां है, कौन, अमन। और इन दोनों के बीच में 8 व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में जो है 8 व्यक्ति है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। इसमें सूत्र लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे कहा, किसने क्या कहा कि कतार में कितने व्यक्ति, यानी ये पूरे लाइन में कितने व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे पढ़िए, यदि अमन मनीष से पीछे, तो बिल्कुल है, मनीष से तो ये पीछे ये है ना, है अमन, है कि नहीं। तो इसका मतलब जो भी मैंने डाटा बनाया, जो भी ये ग्राफ खींचा वो बिल्कुल सही है। तो बस इन तीनों डाटा को जोड़ दीजिए, बीच में ना बोला है कि इन दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 8 लड़का, और ये 18वां पर है, ये 12वां पर है, ये बीच में 8 को है। तो 18, 8, 26, 12, 38। तो यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, कितने कतार में कितने व्यक्ति होंगे, 38। यहाँ पर अलग टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कह सकता है कि अमन आगे से 18वां और यानी क्या मनीष, और ये पीछे से जो है कि 12वां है। तो यहाँ पर भी वो आ सकता है, लेकिन ये साफ साफ इसने कंडीशन बता दिया कि उनके बीच में 8 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि इनके बीच में 8 व्यक्ति हो जाए, लेकिन ये बात इसने क्लियर कर दिया कि अमन जो है मनीष से पीछे, तो मनीष से पीछे अमन है, इसलिए यहाँ पर दूसरे डाटा की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, बात समझ रहे हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसको भी मैं कराऊंगा, क्वेश्चंस समझिएगा, है प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है क्वेश्चंस को, तो जरूर कराऊंगा, सारे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं कहता हूँ अगर आपका मैथ और रीजनिंग का स्कोर कम आता है ना, तो आप मेरी 14 वीडियो नहीं 10 वीडियो देखिए, आपका मैथ और रीजनिंग का स्कोर नहीं बढ़ा तो फिर कहिएगा कि नहीं
आपने गलत कहा था, बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सारे तरीका मैं बताता हूँ कि जो कि एक अच्छे स्टूडेंट करते हैं, जो एक एडवांस स्टूडेंट होते हैं, जो थोड़ा सा अच्छा उसका तैयारी रहता है, वो इन सब तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ रहे हैं? वो ये नहीं कि घिसे पिटे तरीके इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उसे पता है टाइम की अहमियत, कि एग्जाम में कब 90 मिनट निकल जाएगा वो किसी को नहीं पता, अगर आप फास्ट तरीके से नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो तरीके से समझिए, इसीलिए कहता हूँ कि जो चीज़ मैं कराऊंगा वो चीज़ नहीं करा सकता। एक क्वेश्चन ये जो है, हम एक किसी का पेज है जो कि ये डॉट सोल्वर गगन प्रताप करके बनाया हुआ है, वहाँ पर वो क्वेश्चंस अच्छे सब डालते हैं, तो जिसका मैंने उठाकर निकाला है, और क्योंकि वहाँ पर देखा कि बहुत कम लोग आंसर सही किए हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन को मैंने लेते आया, और ये कहीं ना कहीं किसका है? एसएससी सीपीओ का है। तो बनाइए इसको। तो यहाँ पर कह रहा है a + b का मान 90 है, और सवाल है क्या? कोट a बटे कोट b प्लस कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b बराबर व्हाट, इक्वल क्या होगा, यही तो पूछ रहे। तो बस, और हमसे एक कंडीशन दिया है क्या? a + b बराबर 90 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 90। यानी a का मान कुछ भी मान सकते हैं, b का मान कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि इसने एक ही मान दिया है। तो या तो आपका a का मान 0 ही क्यों ना मान लीजिए, चलेगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन मैं कहता हूं कि a का मान आप 45 मान लीजिए, तो b का मान ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। तो 45 45 90। तो आप पुट कीजिए यहाँ पर कोट a के जगह पर 45, कोट b के जगह पर 45 प्लस कोस a है, कोस स्क्वायर a के जगह पर 45 प्लस कोस स्क्वायर b के जगह पर 45। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कोट 45 का मान 1, कोट 45 का मान 1 प्लस यहाँ पर कोस 45 का मान कितना होगा? तो कोस 45 का मान 1/√2, तो इसका मतलब 1/2। कोस 45 का मान 1/√2 ही ना होगा, देख लीजिएगा, मेरे में से तो वही होगा। तो इसका 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? तो 1/2 ही तो होगा, है ना। तो इसका भी कोस 45 का मान 1/2, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए मैंने 1/2 लिखा। तो यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा, तो 2 1 3, तो 2 और 2 4, 4/2। तो यहाँ से ये 2 मान निकल जाएगा। क्या आ गया आंसर? तो आप भी आसानी से फास्ट हल करने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर 2 निकला। ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन में तो 2 नहीं है, बात समझ रहे हैं? ऑप्शन में तो 2 नहीं है, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया। तो अब मैंने a का मान 45 माना, b का मान 45, तो यहाँ पर पुट कर दिए। अगर मैं कोट b के जगह पर 45 पुट कर दूं और स्क्वायर है, ये क्या 1 होगा, ये क्या आंसर 2 होनी चाहिए। तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 45 पुट करूं, कोसेक स्क्वायर 45, ठीक है, तो कोसेक 45 का मान कितना? √2, और इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 2। तो यही तो आंसर है, क्योंकि यही इसी में तो 2 आंसर आया a 45 रखने पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने सवाल में a और b का मान 45 रखा, तो यहाँ पर भी 45 रखा, तो आंसर आ गया। तो यही ऑप्शन सही है, बाकी बात आप किसी में रखिए, नहीं आएगा। ओके, तो ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। और यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम दे दिया है। ओहो, दोनों ऑप्शन सेम दे दिया, क्योंकि इसका भी मान तो वही आएगा दोस्त, है ना। तो इसका दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन अगर मान को चेंज कर दें, यहाँ पर कोस कर लीजिए, कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो हालांकि देखिए मान को मैंने अलग अलग माना, तो आंसर 2 आया। तो आप भी अलग अलग यहाँ पर मान 30 और 60 मान लीजिएगा, ठीक है, तो ये आंसर परफेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बस मैंने तरीका बताया, क्योंकि अब ऑप्शन दो मैच हो गया। ये भी आंसर का अगर मैं इसको क्लियर ना करूं, तो
ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर, क्योंकि दोनों से आंसर 2 बराबर आ रहा है। तो आप मान को यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, 30-60 मान लीजिएगा, आंसर आपका कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, आंसर है हालांकि ये होगा इसका। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ तो मैंने बताया था अब शॉर्ट वीडियो में कुछ इस प्रकार से भाई साहब सब आता है जो कि गाना लेकर आता है, कल गली से मैं गुजरूंगा। इससे बताइए कि किसको क्या फायदा होगा, ये जो भी भाई साहब है। लेकिन मैं तो बस कमेंट पढ़कर इन सब का कमेंट पढ़ता हूँ, बस मजे लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है इससे किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है। एक भी चीज आपको याद नहीं रहेगा, जो भी ये करा रहे क्या है, कुछ याद रहने वाला है क्या? लेकिन फिर भी पता नहीं, हमको लगता है मजे लेने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं इनको। लेकिन मैं कहता हूँ दोस्त कि इन सब से कुछ फायदा होने वाला नहीं है कि गाना गा के ये गाना पर ये सूत्र वगैरह लिख दिए, क्या को याद रहेगा? नहीं रहेगा दोस्त। आप जब तक तरीके को नहीं सीखिएगा, जब तक उसको बेसिक से नहीं पढ़िएगा तो नहीं रहेगा कुछ। तो इन सब से कुछ नहीं होगा। आप आराम से जो ओरिजिनल चीज होनी चाहिए, जो आपको सही रास्ते पर ले जाए, उन सब चीजों पर पढ़िए, इन सब चीजों पर नहीं। बात समझ रहे हैं? तो बाकी बात तो आप समझदार हैं, क्या बोलूं। नेक्स्ट देखिए, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, इसको मैंने पिछली वीडियो में पूछा था। ठीक है, हालांकि बहुत सारे दोस्तों ने सही आंसर दिया, लेकिन बहुतों का गलत भी हो गया। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो से ही, मतलब पिछले पेपर से ही उठा कर दिया था, जिसको मैंने सोल्व करा चुका हूँ। तो बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र याद रखना है, सूत्र लगाना है, और वो सूत्र क्यों लगाना है इसका चर्चा मैंने पिछली वीडियो में किया। पिछले वीडियो का क्या, मेरी जो आज से इस वीडियो से 8-10 वीडियो पहले जो होगा उसमें वो उसका बेसिक तरीका बताया हूँ। इसका जो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये क्यों होता है इस बात को मैंने उसमें बताया, जो कि बराबर में दिया है 462 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो बस यहाँ से हल कीजिए। हमसे पूछा क्या, व्यास पूछा है अर्धगोले की व्यास। ठीक है, तो हम त्रिज्या यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो 3 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 462। तो ये 11 से 2 बार में, ये 11 से 2 11 दूनी बस 22 बार में कर गया। 11 से, अच्छा 22 बार में कहाँ से गलती, 11 से 22 2 बार में कटा, तो ये 11 से 11 चौक 44 42 बार में, और 3 दूनी 6 और 6 से ये 7 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर जो कट पीट के आएगा 7 गुना 7 आएगा, क्योंकि ये 6 से ये 7 बार में कर देगा। तो हमें चाहिए क्या, आर। तो आर बराबर यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका रूट इधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में बदल जाएगा, है कि नहीं। रूट में यानी स्क्वायर जो है वो रूट में बदल जाएगा, तो ये 7 निकलेगा। लेकिन हमसे त्रिज्या थोड़ी ना पूछा है, व्यास पूछा है। व्यास क्या होता है, डी बराबर 2r, है ना। तो डी आर का मान 7, तो ये 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब होगा ही नहीं आंसर क्वेश्चन। तो ये मेरा टेलीग्राम का QR है, जिससे आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं, बशर्ते फोन पे और गूगल पे से स्कैन नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो गूगल स्कैनर होगा, उससे आप कीजिएगा, आराम से जुड़ जाइएगा। और अगर यहाँ से नहीं जुड़ सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर PDF वगैरह आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ क्यूज टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ओके, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर यहाँ तक बिल्कुल आप पूरा देख चुके हैं, तो अगर अभी तक भी आपके मन में कुछ नहीं खटकाए तो खटकाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्त मेहनत करते हैं बस, और कुछ नहीं, बस मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा लाइक तो बनता है दोस्त। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा सोशल सपोर्ट कर सके तो शेयर कर दीजिएगा, भाई बंधु सखा सहेली जो भी है उसको शेयर कर दीजिएगा, जो कंपटीशन की दुनिया में तैयारी कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो एक STD ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, या भाई बहन बंधु को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें थोड़े, देखिए आपके ये लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लाऊं, और जो कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिखा सकूं। बात समझ रहे? तो जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, जब तक ये सब नहीं कीजिएगा, तो मैं भी क्या करूँगा।
और कुछ दिन करवाऊंगा, बस छोड़ दूंगा। बात समझ रहे? तो देख रहा हूँ आप लोग सपोर्ट हालांकि कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त दिल खोल कर सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं करनी चाहिए और भी, जिससे कि और सारे भाई बहन को मदद मिल सके। क्योंकि हमें पता है दोस्त कि वो जो चीज़ आपको मैं यहाँ पर ऐसे ही दे रहा हूँ, वो चीज़ आप पैड क्लास में भी नहीं ले पाओगे। नहीं तो आप जो पैड क्लास लेते हैं ना 400 500 1000 2000 का, नहीं मिलेगा, जाकर देखिएगा। मैं खुद 6000 पैड करके लिया था क्लास, अनअकैडमी नाम की कोई चीज़ होती है, जानते हैं कि नहीं, वहाँ पर। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 3 से 4 महीने तक स्टडी किया। हालांकि खराब नहीं है, लेकिन कॉस्ट तो जो बहुत ज़्यादा लग रहा था। क्या बात समझ रहे हैं? और ये कॉस्ट सभी लोग नहीं प्रेफर कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं? तो उन सभी भाई बहनों के लिए ये सुनहरा मौका है कि आप हमसे जुड़कर आप अपना तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।